नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में फिर से बात लखीमपुर खीरी की, जहां हिंसा हुए, नरसंहार हुए, 9 लोगों की हत्या हुए। 1 हफ्ता हो गया है, आज 7वां दिन है। 6 दिन पहले एफआईआर दर्ज की गई, धाराएं, संगीन धाराएं लगी। 302 हत्या, 304A लापरवाही से मौत, 120B साजिश, और मुख्य आरोपी बनाया गया देश के गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा टेणी के बेटे आशीष मिश्रा मोनू को। 2 दिन पहले समन जारी किए गए, कल पेशी नहीं हुई। आशीष मिश्रा पुलिस के सामने, क्राइम ब्रांच के सामने पेश नहीं हुए। सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर सवाल उठाए, तल्ख टिप्पणी की, कहा कि हम एक जिम्मेदार सरकार और जिम्मेदार पुलिस चाहते हैं, जिस पर 302 में मुकदमा कायम किया गया हो, एफआईआर दर्ज की गई हो। अगर वो साधारण व्यक्ति है, ऐसे आरोपी पर पुलिस क्या करती है, क्या कार्रवाई होती है? जाओ गिरफ्तार करो, यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा। और गृह राज्य मंत्री ने कहा कि नहीं, उनके बेटे की तबीयत नासाज है, तबीयत बिगड़ गई है, इसीलिए वो आज, मैं कल की बात कर रहा हूं कि आज पेश नहीं हुए। आज पेश वो हुए 10:40 पर लखीमपुर खीरी में क्राइम ब्रांच के दफ्तर एसआईटी के सामने पेश हुआ आशीष मिश्रा मोनू। 8 घंटे हो गए हैं, लगातार पूछताछ चल रही है। खबर यह आ रही है कि अभी कुछ ही देर में गिरफ्तार कर आशीष को मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाएगा, हवालात में बंद किया जाएगा, यह खबर आ रही है। अब जब पुलिस के सामने पेश हुआ आशीष, तो पुलिस ने क्या सवाल पूछे? हमारे सूत्रों ने हमें जो जानकारी दी है कि हिंसा के समय कहां थे, जब वाजिब सा सवाल है। जो चश्मदीद है उनका कहना है कि आप एक गाड़ी में बैठे थे, थार में बाईं ओर बैठे हुए थे। जो रौंदते हुए, कुचलते हुए, वो विजुअल्स आपने देखे हैं। किसानों को निकल गई और पीछे पीछे एक फॉर्च्यूनर भी थी। आपके काफिले में कितने वाहन थे, वाहन में कितने लोग बैठे हुए थे, आप किस साइड बैठे थे, वाहन घटनास्थल पर पहुंचा तो भीड़ कितनी थी, भीड़ सड़क पर क्या कर रही थी, क्या भीड़ तुम्हारे वाहनों का रास्ता रोक रही थी, जबकि पीछे से कुचल दिया गया किसानों को। 4 किसानों की मौत हुई, और यहां मैं लगातार यह बता रहा हूं आपको, 4 बीजेपी समर्थकों की भी हत्या कर दी गई। अब सवाल यह पूछा गया कि गाड़ी ये थार जिसने रौंद दिया, कुचल दिया किसानों को, टक्कर लगी तो ब्रेक क्यों नहीं मारे, गाड़ी रोकी क्यों नहीं गई? खबर यह भी है, आरोप लगाया गया है एफआईआर में कि गोली चलाई। तो सवाल पूछा गया, असलहे थे, हथियार थे तुम्हारे पास, गोली चली या नहीं चली, ये लाइसेंसी हथियार थे या नहीं? वीडियोज में वाहनों से फायरिंग की आवाज आ रही थी, वो क्यों और कैसे आ रही थी? सोशल मीडिया पर कई वीडियो हैं जो घटनास्थल पर तुम्हारी मौजूदगी साबित करते हैं। और जो तुम्हारा दावा है, यह पुलिस ने पूछा आशीष से कि घटनास्थल पर मौजूद नहीं था। तो अगर आप घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे तो भूमिगत क्यों हो गए, अंडरग्राउंड क्यों हो गए? लोकेशन ट्रैक की गई, कभी भारत नेपाल बॉर्डर, कभी नेपाल में, कभी उत्तराखंड के बाजपुर में। यह लोकेशन क्यों बदली जा रही थी? नोटिस जारी करने के बाद भी कल पेश क्यों नहीं हुए? तुम घटनास्थल पर ना होने के दावे के समर्थन में जो वीडियो, और वीडियो भी जारी की है, आज पेश की है रादर आशीष मिश्रा मोनू ने, कि वो तो एक दंगल में मौजूद थे।
और बाकायदा 50 लोगों के हलफनामे भी पेश किए गए कि देखिए मैं तो दंगल में था। तो पुलिस ने पूछा, ये दंगल में मौजूदगी का जो हलफनामा, ये जो सबूत साक्ष्य तुम दे रहे हो, इनकी सत्यता का आधार क्या है? लेकिन मैं आपको यह बता दूं, ये जो वीडियोस भी हैं, इनकी सत्यता की पुष्टि हम नहीं कर रहे हैं। ये वीडियोस आए हुए हैं और इन वीडियोस को जो आरोपी हैं वो भी नकार या खारिज नहीं कर रहे हैं। गृह राज्य मंत्री भी इन्हें खारिज नहीं कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि नहीं, चारों तरफ से घेर लिया गाड़ियों के काफिले को किसानों ने, और किसानों के बीच उपद्रवी मौजूद थे, तलवारों से, लाठियों से लैस, और पत्थर फेंका, बदहवास हो गया, जख्मी हो गया ड्राइवर। पर जो ये वीडियो हम दिखा रहे हैं आपको, इसमें तो पीछे से कुचला गया है, कोई पत्थरबाजी या कुछ नहीं हो रही थी। बाद में यह भी कहा गया नहीं, पीछे पत्थरबाजी हो रही थी, वहां से बचकर भाग रहे थे। तो पुलिस ने कहा, जो दंगल के दावे आप कर रहे हो कि मैं तो वहां मौजूद था, इसकी सत्यता क्या है? और पुलिस क्यों भरोसा करे, क्यों एतबार करे आपकी बातों पर, जब अभी तक आपने सहयोग नहीं दिया? अब मजिस्ट्रेट के सामने भी पेशी होनी है, लेकिन विपक्ष हमलावर है। वो कह रहा है अभयदान दिया गया, आशीष मिश्रा को वक्त दिया गया, सबूतों के साथ, साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ करने का, तोड़ मरोड़ करने का, प्रत्यक्षदर्शियों को, लोगों को धमकाने, दबाव डालने का। यह गिरफ्तारी नहीं, खातिरदारी की जा रही है। यह विपक्ष के आरोप है। उधर संयुक्त किसान मोर्चा, जिसने अहम भूमिका निभाई इस नरसंहार के बाद, और जब हालात तनावपूर्ण थे, संवेदनशील थे, लोग भड़के हुए थे, तो समझौता कराया। शासन और किसान नेताओं के बीच समझौता हुआ, मुआवजे की रकम तय की गई, एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जस्टिस से जांच की बात की गई। लेकिन अब वही संयुक्त किसान मोर्चा वो ये कह रहा है कि सिर्फ बेटे की पेशी से कोई बात नहीं बनती, गृह राज्य मंत्री को बर्खास्त किया जाए, और गृह राज्य मंत्री पर भी 120B के तहत साजिश का मुकदमा कायम हो। क्योंकि 25 तारीख का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है, जिसमें 2 मिनट में सबको ठीक कर देता हूं, यह धमकी देते हुए देश के गृह राज्य मंत्री भी दिखाई दे रहे हैं। अब विपक्ष वार करेगा तो बीजेपी पलटवार करेगी, और बीजेपी का यह कहना है कि राजनीति चमकाने में लगी हुई है। कांग्रेस अपने गिरेबान में झांकने को तैयार नहीं, लाशों पर सियासत हो रही है। जब किसानों पर जुल्म किया जाता है, छत्तीसगढ़ में लखनऊ के एयरपोर्ट पर आकर धरने पर बैठ जाते हैं भूपेश बघेल, अपने राज्य को नहीं देख पाते। और अभी गुरुवार की, 2 दिन पहले की घटना है, राजस्थान के हनुमानगढ़ की, पीलीबंगा थाने की, एक दलित की पीट कर हत्या कर दी गई। और सवाल पूछा गया है, और जायज सवाल है, वहां क्यों नहीं जाते राहुल गांधी या प्रियंका गांधी वाड्रा या भूपेश बघेल? वहां क्यों नहीं जाते? चरणजीत सिंह चन्नी वहां क्यों नहीं जाते? नवजोत सिंह सिद्धू वहां जाकर मौन व्रत क्यों नहीं रखते? तो यहां लड़ाई इंसाफ की है या राजनीति भी चमकाई जा रही है? इस पर हम बहस नहीं, चर्चा करेंगे। हम चर्चा करते हैं, बहस नहीं करते। लेकिन गौरव भाटिया ने क्या पलटवार किया, पहले उसकी वानगी देखिए। दलित युवक को पीट पीट के मार दिया गया, नृशंस हत्या की गई। क्या राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा गांधी, चन्नी जी, भूपेश बघेल जी वहां जाएंगे? ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, आशीष की गिरफ्तारी या खातिरदारी? और लखीमपुर के बहाने पार्टियां लगी हैं सियासत चमकाने। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी की राष्ट्रीय प्रवक्ता संजू वर्मा, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता
रागिनी नायक, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुनील साजन और उत्तर प्रदेश, जिस राज्य में लखीमपुर खीरी पड़ता है, सबसे बड़ा जिला भी है, यह आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा, वहां के डीजीपी रह चुके एएल बैनर्जी भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो आप ये आरोप कैसे लगा रही हैं रागिनी नायक कि नहीं, ये गिरफ्तारी नहीं, खातिरदारी की जा रही है? सवाल पूछे जा रहे हैं, 8 घंटे हो गए हैं, लगातार पूछताछ चल रही है और सारे सवालों की फेहरिस्त मैंने अपने शुरुआती संबोधन में यहां गिनवाई है। संदीप जी, ये कहा जाता है कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। लेकिन भाजपाई अपराधियों के संरक्षण का इतिहास मोदी और योगी जी का इतनी तेजी के साथ दोहरा रहा है कि इतिहास और वर्तमान के बीच की रेखा ही धूमिल हो गई है। तो उन्नाव में बलात्कार जिसका हुआ, उस पीड़िता को न्याय दिलाने के बजाय साम दाम दंड भेद से कुलदीप सिंह सेंगर को बचाने में लग गए थे। हाथरस में हमने देखा कि अपराधियों को बचाने का आलम यह था कि जो पीड़िता है उसके शव को रात को 12 बजे पेट्रोल डालकर बिना माता पिता की अनुमति के जला दिया गया। हमने देखा कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष दयाशंकर सिंह, वैश्या कहते हैं मायावती जी को, और उनकी पत्नी को न सिर्फ टिकट दी जाती है चुनाव लड़ने की, उसके बाद उन्हें उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री बना दिया जाता है। और अन्याय की यही लंबी श्रृंखला जो है वो लखीमपुर खीरी में भी जारी है। मैं कहना चाहती हूँ कि मोदी जी आज अन्याय का पर्याय बन गए हैं और योगी जी अत्याचार का पर्याय बन गए। पुलिस के सामने पेशी जारी है ना, पूछताछ हो रही है। यदि ऐसा ना होता संदीप जी, तो आज गृह मंत्री के कुपुत्र को 160 सीआरपीसी के अंतर्गत एक विटनेस की तरह नहीं बुलाया जाता, एक गवाह की तरह नहीं बुलाया जाता। सुप्रीम कोर्ट को यह नहीं कहना पड़ता चीफ जस्टिस रमन्ना को कि उत्तर प्रदेश सरकार एक बहुत ही गलत संदेश दे रही है। 302 के क्या हर अभियुक्त के साथ इसी तरीके का बर्ताव होता है कि उसको अरेस्ट ना किया जाए 6 दिन तक और उसको एक गवाह की तरह इंटेरोगेशन के लिए बुलाया जाए? अगर ये गृह राज्य मंत्री के कुपुत्र ना होते तो क्या इनके साथ इस तरीके की खातिरदारी की जाती? ठीक है, आपने ये फहरिस्त तो आज हमें दिखा दी, लेकिन मुझे बताइए कि गृह राज्य मंत्री जो देश के हैं, उनका अगर बर्खास्त उन्हें नहीं किया जाता, उनका इस्तीफा नहीं लिया जाता, तो क्या बिना किसी दबाव के एक निष्पक्ष जांच हो सकती है? मैं समझती हूँ कि जिसे राजनीति का र भी नहीं आता, वो भी ये बात कहेगा कि निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती है, पुलिस दबाव में काम करेगी। और जैसा कि आपने कहा, जैसा कि मैंने अपने ट्वीट में भी लिखा था कि ये गिरफ्तारी नहीं, ये खातिरदारी है। और एक बात मैं और कहना चाहती हूँ, क्योंकि आप छत्तीसगढ़ और राजस्थान की लगातार बात कर रहे हैं, मैं छत्तीसगढ़ के सबसे पहले उदाहरण देख के आपसे कहती हूँ कि बस्तर के जिस घटना का बार बार जिक्र किया जा रहा है, वहां पर किसी भी विपक्ष के नेता को जाने से रोका नहीं गया। रमन सिंह जी को बकायदा ये अनुमति दी गई कि वो अपना डेलीगेशन लेके जाए, वो पहुंचे ही नहीं, बीच रास्ते से वापस आ गए। सवाल ये है, राहुल गांधी या प्रियंका गांधी बस्तर क्यों नहीं जाते, हनुमानगढ़ क्यों नहीं जाते? आप ये पूछिए ना कि योगी और मोदी क्यों नहीं जाते लखीमपुर खीरी। आप पूछिए कि वसुंधरा राजे सिंधिया और गजेंद्र सिंह शेखावत क्यों नहीं जाते हनुमानगढ़। आप पूछिए कि रमन सिंह क्यों आधे रास्ते से वापस आ जाते हैं। आप पूछिए कि प्रियंका गांधी को बिना किसी अरेस्ट वारंट के 3 दिन तक अरेस्ट करके रखा गया, लेकिन 6 दिन तक अरेस्ट करने की हिम्मत नहीं हुई उस आदमी को जिसने किसानों को अपनी गाड़ी के टायर के नीचे रौंद दिया। ये किस तरीके की न्याय व्यवस्था है? ये लोकतंत्र, संविधान और हर तरीके के न्याय को अपनी गाड़ी के नीचे तले रौंदने वाले लोग पहलू पर मैं आऊंगा। एक सेकेंड रागिनी, विरोध से बच नहीं पाएंगे। हाँ, मैं राजनीतिक पहलू पर तो आऊंगा। आप कह रहे हैं ये गिरफ्तारी नहीं, ये खातिरदारी की गई है। संजू वर्मा खातिरदारी कर रही है। पुलिस प्रशासन आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की 7 दिन घटना को हो गए, 6 दिन पहले एफआईआर, और आज पूछताछ, और पूछताछ भी एक विटनेस की तरह हो रही है, मुख्य आरोपी की तरह नहीं। संदीप जी, मैंने कांग्रेस के प्रवक्ता की बातें बड़े ध्यान से सुनी, बिना कोई टोका टिप्पणी किए, और मैं चाहती हूं मुझे मेरा पूरा समय दिया जाए। पहली बात तो यह, आपने अपने इंट्रोडक्शन में कई तथ्य बड़े सटीक तरीके से रखे। दूसरी बात यह, यदि आशीष मिश्रा गिल्टी है या नहीं है, यह तो हमारी जांच एजेंसियां तय करेंगी। हमारी पुलिस व्यवस्था, कानून व्यवस्था बड़ी सक्षम है, बड़ी सुदृढ़ है। ये कोई बनाना रिपब्लिक नहीं है। हमारे देश में न्याय प्रणाली है, कोर्ट ऑफ लॉ डिसाइड करेगा।
तो यहां पर टीवी स्टूडियो के अंदर बैठकर मैं यही कहूंगी और डंके की चोट पर कि बीजेपी एक ऐसी पार्टी है, मोदी सरकार एक ऐसी सरकार है, चाहे वो कोई भी हो, नो वन इज अबव द लॉ। ये मैं पब्लिकली आपके सामने आज डंके की चोट पर बोल रही हूं। बात अभी आती है सियासी राजनीति की। नहीं, उस पर आते हैं। एक मिनट संजू, पहले अभी इसी मुद्दे पर रहते हैं, सियासी राजनीति पर आएंगे। एक मिनट, सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं, मैं अपने सवाल नहीं कर रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट जब सरकार को और पुलिस को अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराती है, कहती है जिम्मेदारी करिए, जिम्मेदारी से जांच कीजिए, जांच से हम संतुष्ट नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के सवाल है। आप डंके की चोट पर कह रही है ना कि इंसाफ होगा, सुप्रीम कोर्ट भी भरोसा एतबार क्यों नहीं कर पा रहा है? मेरा सवाल यह है संजू। संदीप जी, एक बात मैं कहना चाहती हूं, यदि आपने डिबेट में मुझे बुलाया है, इसका मतलब आप बीजेपी का पक्ष भी दर्शकों के सामने रखना चाहते हैं, तो यह गलत होगा कि जैसे मैं बोलने लगती हूं बीच बीच में टोकेंगे तो मेरी चेन ऑफ थॉट को आप भंग करते हैं, क्योंकि कांग्रेस की प्रवक्ता ने बहुत कुछ कहा और उसका जवाब देना जायज बनता है मेरा। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा मैं पूरा मानती हूं, इसमें मैं कोई राजनीति नहीं करूंगी कि यदि कोई खामियां हुई हैं, यदि कोई लूपहोल्स हुए हैं, तो जरूर प्रशासन को इस पर गौर फरमाना चाहिए। और आपने अपने इंट्रोडक्शन में कहा कि 8 घंटे से ज्यादा की ऑलरेडी जो जांच एजेंसियां हैं उन्होंने इंटरोगेशन चालू रखा है। आज गिरफ्तारी होगी कि नहीं आशीष मिश्रा की, वो तो हम देखेंगे। मैं ये नहीं कहती हूं यदि आशीष मिश्रा गलत है तो आप उनकी सुरक्षा में लग जाइए, बिल्कुल नहीं। इन्होंने यहां पर कांग्रेस की प्रवक्ता ने कुलदीप सिंह सेंगर का उदाहरण दिया, तो इनको याद दिला दूं, कुलदीप सिंह सेंगर को लखनऊ से पुलिस घसीटते हुए लेकर गई थी और जेल की सलाखों के पीछे बंद किया था इलाहाबाद हाईकोर्ट के फरमान आने से पहले। ये वही मोदी सरकार है जिसने नीटू के आरोपों के चलते, जब आरोप साबित तक नहीं हुए थे, एमजे अकबर को कहा था इस्तीफा दो। ये वही मोदी सरकार है संदीप जी जिसने 2017 में, आपको याद होगा, हरियाणा के बीजेपी के जो मुखिया हैं, बीजेपी के हरियाणा यूनिट के चीफ सुभाष बरनाला के बेटे विकास बरनाला के खिलाफ एक युवती के को स्टॉकिंग का उन पर आरोप लगा था पीछा करने का। तो विकास बरनाला को 1.5 साल से ज्यादा जेल की सलाखों के पीछे रखा गया, इवन विदाउट द चार्जेस बीइंग प्रूव्ड। मैं एक चीज पूछना चाहती हूं, यहां पर आकर भाषण तो देती है कांग्रेस की प्रवक्ता, आपको शर्म नहीं आती जब आपके दिग्विजय सिंह मीनाक्षी नटराजन को टंचमाल बोलते हैं? आपको तब शर्म नहीं आई जब आपके कमलनाथ बीजेपी की एक महिला नेत्री इमरती देवी को आइटम गर्ल बुलाते हैं? आपको तब शर्म नहीं आई जब आपके कांग्रेस के नेता ने भंवरी देवी को मार दिया? आपको तब शर्म नहीं आई जब आपके कांग्रेस के नेता ने नैना साहनी को मार दिया? आपको तब शर्म नहीं आई जब आपके केरल के मुख्यमंत्री जो कांग्रेस के नेता थे सरिता नायक के साथ उन्होंने जो बदसलूकी की? इसलिए कांग्रेस यहां दूसरी साइड की भी फेहरिस्त बराबर की लंबी है, विषयांतर हो रहे हैं। संजू एक सेकंड, आपने बहुत अच्छे उदाहरण दिए संजू, लेट्स बी ऑन कोर्स। एक मिनट सुनिए, आपने बहुत अच्छे उदाहरण दिए कि क्या क्या मीटू के मामले में एमजे अकबर का इस्तीफा ले लिया गया, किस तरह से सुभाष को हटा दिया गया। तो यहां पर सवाल यह पूछा जा रहा है, जो विपक्ष पूछ रहा है और किसान आंदोलन वाले भी पूछ रहे हैं, कि अगर गृह राज्य मंत्री जिनके कांधों पर जिम्मेदारी कानून व्यवस्था बनाए रखने की है वो अपने पद पर बने रहते हैं, तो यह गिरफ्तारी या जांच क्या होगी या खातिरदारी होगी? उनके पिता पद पर बने हुए हैं। संदीप जी, मैं एक चीज मानती हूं कि जो लोग ये कहते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, और आशीष मिश्रा के पिताजी अजय मिश्रा खुद एमओएस होम है, तो मैं ये पूछना चाहती हूं, क्या आपने मोदी सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं देखा? क्या कुलदीप सिंह सेंगर आज जेल की सलाखों के पीछे है या नहीं? क्या सुभाष बरनाला के बेटे को जेल की सलाखों के पीछे भेजा गया या नहीं? अजय मिश्रा टेनी अभी गृह राज्य मंत्री हैं कि नहीं? नहीं, मुझे संदीप जी एक मिनट, आपने सवाल बड़े अच्छे किए। मैं एक चीज खाली पूछना चाहती हूँ, मुझे लगता है यदि किसी ने किसानों को कुचला है, चाहे प्रोवोकेशन कुछ भी रही, मैं ये मानती हूं हम लोग नेता ही नहीं
हम सेन इंडिविजुअल्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। हम राजनीति में आए हैं राजनीति को बदलने के लिए, राजनीति हमको बदल दे, हम इसलिए नहीं आए। पर जो कांग्रेसी यहां पर आकर चोरी और ऊपर से सीना चोरी, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के बाद कांग्रेस की प्रवक्ता को शर्म नहीं आती? छत्तीसगढ़ में 5 किसानों को पुलिस ने गोलियों से छल्ली कर दिया। महाराष्ट्र में 3000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं पिछले 1.5 साल में, और कांग्रेस वहां सत्ता में है शिवसेना के साथ। आपको शर्म नहीं आती? नहीं, ये आरोप प्रत्यारोप में लखीमपुर खीरी में जो हो रहा है, क्या वो उसके सवाल नहीं उठाए जाएं? मेरा सवाल ये है, आपके सवाल जायज हैं छत्तीसगढ़ को लेकर, हनुमानगढ़ को लेकर, देती है और कांग्रेस की प्रवक्ता यहां पर आकर भाषण देती हैं। ठीक है, रिस्पॉन्ड कीजिए। अभी देखिए, विषयांतर नहीं होंगे, रिस्पॉन्स, क्विक रिस्पॉन्स चाहिए। रागिनी, संदीप जी, पहली सिर्फ बात रागिनी स्क्रीन पर। हाँ, क्या कह रहे हैं आप? क्या कह रहे हैं? बोलिए, सिर्फ रागिनी स्क्रीन पर, ये बोल रहा हूं, बोलिए। तो देखिए, थोड़ा सा मैं त्रुटि सुधार जरूर करना चाहूंगी। बार बार कहा जा रहा है कि मैं भाषण दे रही हूँ, भाषण नहीं दे रही हूँ, सच्चाई को दर्शकों के सामने रख रही हूँ। कुलदीप सिंह सेंगर के अरेस्ट होने के 15 महीने बाद भारतीय जनता पार्टी ने पद से बर्खास्त किया था। पार्टी से निकालने में ही 15 महीने लग गए थे, और अरेस्ट होने में कितना समय लगा ये पूरा देश जानता है। चलिए, वो आप कह रहे हैं विषयांतर ना किया जाए, तो मैं उस पर नहीं जाऊंगी। और मुझे लगता है कि आज पूरा देश ये कह रहे हैं कि कांग्रेस के प्रवक्ता को शर्म आनी चाहिए। मैं कहती हूं कि योगी जी और मोदी जी को इस बात पर शर्मसार होना चाहिए कि एक 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गाड़ी, आप वीडियो में, वायरल वीडियो में देख सकते हैं, किसानों को कुचलते हुए, रौंदते हुए निकल जा रही है। किसानों का मुंह भी नहीं है उस गाड़ी की तरफ, पीछे से आता है। और लगातार भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता पहले कहते रहे कि गाड़ी डिसबैलेंस हो गई थी, गाड़ी के नीचे कुचल के मर गए। जब ये वीडियो आया तो कहा गया कि गाड़ी के शीशे देखिए, रौंदे हुए किसानों से ज्यादा महत्वपूर्ण गाड़ी के टूटे हुए शीशे थे। फिर कहा जा रहा था कि पुलिस तफ्तीश कर रही है, हमारा समझौता हो गया है, आज अब 10 दिन के भीतर हम अरेस्ट करके न्याय दिलाएंगे। आज से पूछताछ हो रही है, वो भी एक गवाह की तरह। ये शर्मसार करने वाली बात है। ठीक है, मुद्दे पर रहते हैं। 1 मिनट, एएल बैनर्जी अब स्क्रीन पर। एएल बैनर्जी, आप डीजीपी रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के क्या सवाल थे मैंने कल तफसील से कार्यक्रम किया। मैं एक पुलिस ऑफिसर जो न जाने कितनी ऐसी जांचों का सदर रह चुका है, उससे यह सवाल पूछ रहा हूं। जो अब यह पूछताछ हो रही है, यह 7वां दिन है घटना को, एफआईआर के 6 दिन बाद और समन जारी होने के 2 दिन बाद का अब यह नजारा पेश आ रहा है। यह गिरफ्तारी हो रही है या खातिरदारी हो रही है? देखिए, ऐसा है संदीप जी, कम से कम ये आ तो गया है सामने। जो ओनली नेम्ड एक्यूज्ड है दोनों मुकदमे में, वो आज पुलिस के सामने है। चाहे जैसे भी प्रयास रहे हो, जैसे भी आ गया, उसके इंटरोगेशन होना बहुत जरूरी था। अगर उसको सवेरे गिरफ्तार दिखा देते तो उसको 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता। तो आपने अभी अपने शो में ही कहा था कि पिछले 8-9 घंटे से उसकी पूछताछ चल रही है, तो ये पूछताछ भी जरूरी है। अब इसको अगर चाहेंगे तो अभी भी गिरफ्तार कर सकते हैं। मैंने जो सुना था थोड़ी देर पहले, इसको जो है वो मेडिकल कराने ले जाया गया है। अगर मेडिकल कराने ले जाया गया, या तो ये गिरफ्तारी के बाद किया गया है या गिरफ्तारी से पूर्व मेडिकल कराया जा रहा है। तो गिरफ्तार तो इसको होना है। अब जहां तक कि इसकी पूछताछ है, ये जरूरी था, इसलिए इसको इस प्रकार से पूछताछ किया जा रहा है। तो ये खातिरदारी है कि नहीं? हाँ, ये है कि क्राइम ब्रांच के ऑफिस में नहीं, मुझे एक चीज समझाइए, मुझे एक चीज समझाइए, क्योंकि आपके भी बहुत सारे कोलीग्स मेरे कार्यक्रम में पिछले 5-6 दिनों में आए हैं और उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्शंस दे रखी हैं, गाइडलाइंस दे रखी हैं, गिरफ्तारी कोई जरूरी नहीं है कि सीधा भाई आरोपी किसी को बना दिया, ये तो प्राथमिकी है, तो चाहे 302 का भी मुकदमा हो, विवेचना जरूरी हो जाती है, पहले जांच पड़ताल, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। पर मुझे एक बात समझाइए, 4 तारीख को 2:37 पर एफआईआर दर्ज की गई, हालांकि ये 5 तारीख को रात को 8 बजे सार्वजनिक हुई। 2 दिन लग गए इसे सार्वजनिक होने में एफआईआर को। और मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा उर्फ मोनू
और 302, 304A, 120B जैसी गंभीर धाराएं लगी हुई थी। तो 4 तारीख से आज 9 तारीख को पूछताछ शुरू होती है। क्या ये नॉर्मल सामान्य प्रक्रिया है जांच पड़ताल की? नहीं, ये नॉर्मल प्रक्रिया नहीं है। जो एफिडेविट दिया है स्टेट गवर्नमेंट ने, जो प्रोग्रेस रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दी थी, उसमें उन्होंने स्पष्ट इंगित किया है कि हमने विवेचना शुरू कर दी है और इतनों को हमने दोषी पाया है, जिसमें से कि 3 दोषी वो बता रहे हैं कि मर गए हैं। तो जो मृतक को उन्होंने ऑलरेडी दोषी घोषित कर दिया है। तो अगर मृतक को दोषी घोषित कर सकते हैं जो कि दूसरे गाड़ियों में थे, तो इसको दोषित घोषित करने में क्या दिक्कत? ये भी दोषी हैं, इनको गिरफ्तार तो पहले ही कर लेना चाहिए था। ये मैं नहीं जानता हूं कि कितने रेड पड़े हैं, कितने अटेम्प्ट हुए हैं, मगर आप बता रहे थे कि इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस से ये पता चला कि आज नेपाल में है, कल उत्तराखंड में है, परसों यहाँ पे हैं। तो क्या यहाँ प्रयास हुआ? ये अगर ये वो कर रहे थे तो इनको जरूर। और कल गृह राज्य मंत्री, देखिए हम ये बात नहीं भूल सकते हैं, गृह राज्य मंत्री का बेटा मुख्य आरोपी है। कल गृह राज्य मंत्री कहते हैं कि जब परसों समन चस्पा किए गए थे घर पर, तो कल बयान उन्होंने दिया कि नहीं, अभी आशीष की तबीयत खराब है। अब वो ऐसी कौन सी तबीयत थी कि कल वो खराब थी और आज वो ठीक हो गई, और तबीयत खराब की जानकारी गृह राज्य मंत्री को है, तो इसका मतलब ये भी निकलता है ना कि वो अपने बेटे के वेयर अबाउट्स के बारे में वाकिफ थे। ये अपैरेंट है, ये उनके बातचीत से, उनके कहने से, उनके तरीके से, और जहां से आशीष मिश्रा निकला है, बताया गया, मैंने जो इस पे सोशल मीडिया पे और प्रेस में देखा है कि वो अपने घर से निकल के पुलिस लाइन तक आए हैं। मगर मैं एक बात क्लियर करना चाहूंगा, आपके श्रोताओं को भी क्लियर होना चाहिए, MOS होम जो है उनका स्टेट लॉ एंड ऑर्डर से कोई लेना देना नहीं है। देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। उसका कारण क्या है? डबल इंजन सरकार है ना, डबल इंजन सरकार है, केंद्र में भी उसी पार्टी की सरकार जो राज्य में है। सुधीर जी मुझे इसको एक्सप्लेन कर लेने दीजिए। ऐसा है कि लॉ एंड ऑर्डर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल स्कीम ऑफ थिंग्स में वो राज्य सरकार का, ठीक है, क्या कहते हैं, पूरा पावर्स राज्य सरकार। हाँ, इसलिए आप देखेंगे हर प्रदेश की सरकार जो है वो अपने तरीके से पुलिस को चलाती है, और ये स्टेट जो MOS होम है उनकी जिम्मेदारी दूसरी है। वो स्टेट के लॉ एंड ऑर्डर में इंटरफियर नहीं कर सकते हैं या नहीं करते हैं। उनके पास उनका लोकस स्टैंडा ही नहीं है, वो पावर ही नहीं है। इसलिए यहाँ ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं। मगर आप जो कह रहे हैं कि उनकी बातों से ये समझ में आता है कि संभवतः उनको इस अपने लड़के का लोकेशन मालूम था, ये तो जग जाहिर है, बिल्कुल साफ है। तो सबूतों के साथ छेड़छाड़, दबाव प्रत्यक्षदर्शियों पर, अब 50 आदमियों का एफिडेविट दिया जा रहा है, तो ये ब्रीदिंग स्पेस थी क्या मुख्य आरोपी के लिए? देखिए ये क्या है हम नहीं जानते हैं, मगर ये डिफेंस की स्ट्रैटेजी रही होगी, क्योंकि डिफेंस वाले इस तरह से जरूर करेंगे जबकि किसी का नाम मुख्य आरोपी में है, उसके अलावा किसी भी 2 FIR में किसी अन्य व्यक्ति का नाम ही नहीं है, तो वो यकीनन ये कोशिश करेगा कि उसके डिफेंस में सब आ जाएं। और ये जो 50 एफिडेविट हैं, हो सकता है वो ये ना रहा हो, इसके लोग रहे हों, उन्होंने करवा दिए हों या उन्होंने खुद आके किया हो, ये भी कहना बड़ा मुश्किल है। सुनील साजन, आपके नेता अखिलेश यादव कह रहे हैं कानून को टायर के नीचे रौंदा जा रहा है, आप भी बर्खास्तगी की मांग कर रहे हैं, अजय कुमार मिश्रा, टेणी की। अब यहां पर AL बैनर्जी साफ इन्होंने समझाया, देखिए दर्शकों को, और ये जरूरी होता है, वो गृह राज्य मंत्री हों, कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी हो, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर इज अ स्टेट सब्जेक्ट, राज्य सरकार पर उनका दखल नहीं होता है। तो राजनीतिक आरोप लगा रहे हैं आप जांच पर? नहीं, कोई राजनीतिक आरोप नहीं है संदीप जी। हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था पैरों के नीचे कुचली जा रही है। ये उत्तर प्रदेश ही है, लखीमपुर। और जिस तरीके से, मैं तो ये कहूंगा कि मैं धन्यवाद दूंगा माननीय सर्वोच्च न्यायालय को, मैं धन्यवाद दूंगा आपको, मीडिया को, और मैं धन्यवाद दूंगा समूचे विपक्ष को कि अगर ये 3 लोग नहीं होते तो आज ये जो आरोपी पकड़ करके जिससे पूछताछ हो रही है या मेडिकल हो रहा है, जिसको जेल जाने का समय आ गया है, वो शायद आज अभी नहीं देखने को मिलता।
पूरी सरकार लगी रही किस तरीके से बचाया जाए। जिस दिन से घटना हुई आप लगातार डिबेट कर रहे हैं। आप अपना डिबेट उठा करके देखिएगा, बीजेपी के प्रवक्ता हर डिबेट में दूसरी बात कही उन लोगों ने। सरकार बचाने में लगी रही, पुलिस बचाने में लगी रही, गृह राज्य मंत्री, ठीक है बनर्जी साहब ने कहा कि कानून व्यवस्था में इंटरफेयर नहीं करते, लेकिन इसका मतलब नहीं कि कर नहीं सकते। दोनों में अंतर है। जो देश का गृह राज्य मंत्री है, देश के गृह मंत्री या गृह राज्य मंत्री पूरे देश में कहीं भी इंटरफेयर कर सकते हैं। प्रभाव तो है ना। अगर प्रभाव नहीं होता तो बेटा क्या सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी के बाद, इतना मीडिया में चलने के बाद विपक्ष, देखिए मैंने कई बार कहा विपक्ष सरकार का आईना होता है संदीप जी, और उत्तर प्रदेश में सरकार आईना तो देखती है लेकिन आईने को साफ करती है, आईने को गिरफ्तार करती है। सुप्रीम कोर्ट ने आईने कल के जो सामने कहा, पुलिस लगा सुनील देती है। साजन, सुप्रीम कोर्ट जी। ने कल जो कहा वो हमने दर्शकों के सामने रखा है, पर पुरानी जी, भी जी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और निर्देश हैं जिसमें यह साफ किया गया है कि भाई 302 का मुकदमा भी कायम हो जाए, एफआईआर लिखवा दी जाए, तो ऐसा नहीं है कि तुरंत आप गिरफ्तार कर लो। बहुत से मामलों में जल्दबाजी नहीं की जा सकती है। यहां यह भी नहीं बोला जा सकता किसानों को तो रौंदा गया है, कुचला गया है, कोई शको शुबा नहीं, लेकिन 4 बीजेपी समर्थकों की भी हत्या कर दी गई। दोनों पक्षों की जांच होनी चाहिए। उसमें क्रिया प्रतिक्रिया पर लोग अलग अलग राय रख सकते हैं कि भाई किसी को रौंद दो, कुचल दो और उसके बाद वो गुस्से में प्रतिक्रिया में किसी की हत्या कर दे, दोनों बराबर की बात नहीं है। लेकिन यहां पर इंसाफ का तकाजा है ना कि इंसाफ होता ही नहीं दिखना चाहिए, होना भी चाहिए, और उसमें जल्दबाजी जी। नहीं, संयम बरतना चाहिए। नहीं ठीक बात है, उसमें संयम बरतना चाहिए संदीप जी, मैं मान रहा हूं। और पहले दिन से मैं ये कह रहा हूं कि लखीमपुर में जितने लोगों की भी हत्याएं हुई, किसान, पत्रकार, भारतीय जनता पार्टी के जो सम्मानित कार्यकर्ता रहे, सबकी जांच होनी चाहिए। हम ये नहीं कह रहे किसी की मौत अच्छी है, किसी की मौत बुरी है, मौत सबकी बुरी है। कोई इजाजत नहीं देता, कम से कम अपने देश का संविधान कानून इजाजत नहीं देता। हम अगर बात करें सर्वोच्च न्यायालय, क्या थोड़े दिन पहले सर्वोच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी नहीं की उत्तर प्रदेश में कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है? क्या उन्नाव की घटना बिना न्यायालय की टिप्पणी के क्या ये लोग कर पाए? हाथरस में जिन दरिंदों को उत्तर प्रदेश के बड़े अधिकारी, भारतीय जनता पार्टी के नेता, राष्ट्रवादी बता रहे थे, बाद में सर्वोच्च न्यायालय और विपक्ष और मीडिया के तहत वही लोग दोषी साबित हुए। तो सरकार कहीं ना कहीं गिरी है। उत्तर प्रदेश संदीप जी, जब माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने शपथ ली थी तो मुख्यमंत्री थे, 4.5 साल उन्होंने कानून व्यवस्था ऐसी ध्वस्त की है कि अब वो मुख्यमंत्री से दुख मंत्री हो गए। सबको दुख है उनसे, कानून व्यवस्था पर ही टाल ठोकी है, इसीलिए तो एक मुद्दे पर आप राजनीति चमका रहे हैं क्या? ये सवाल तो अभी बना रहेगा। लेकिन धर्मेंद्र मलिक, किसान नेता, भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, लखीमपुर खीरी भी गए थे, उस समझौते में अहम भूमिका निभाई थी। धर्मेंद्र, आपने समझौता कराया, मामला संवेदनशील था, भावनाएं भड़की हुई थी, लेकिन आज जो घटनाक्रम सामने होता दिख रहा है कि एफआईआर के 6वें दिन पेशी हो रही है और अभी गिरफ्तारी नहीं हुई है, खबर यह है कि गिरफ्तारी होगी। अब आप कहते हैं कि नहीं, अजय कुमार मिश्रा, मोनू गृह राज्य मंत्री का भी इस्तीफा हो, उनकी बर्खास्तगी हो। जल्दबाजी कर दी आपने समझौता कराने में। वो समझौता अब इंसाफ की डगर में एक रोड़ा बन गया है क्या? नहीं, समझौता देखिए संदीप जी, जो उस समय जो स्थिति होती है उसी के अनुसार निर्णय लिया जाता है। हमारा कोई आंदोलन से समझौता थोड़ा हुआ है कि हम आंदोलन नहीं करेंगे। सिर्फ बॉडी का संस्कार करने की बात थी, लंबे समय हो चुका था, वहां के हालात थे, परिवार की स्थिति मैंने देखी है। एक माँ जिसके 2 बहनें हैं, जिसका 18 साल का लड़का मर जाए और वो 36 घंटे ताबूत पे सिर रख के बिना पानी के मरने की स्थिति में है, तो तमाम परिस्थितियां थी। दूसरी बात, अभी बहुत सारी चीजें मीडिया में नहीं जा रही हैं। पहले दिन से हमारा ये है कि मंत्री इस घटनाक्रम का मुख्य सूत्रधार है और 120B में उसका नाम है। अभी जो ये कह रहे थे ना दूसरी बातें कि नहीं उनका नहीं, ये नहीं, जिस गृह राज्य मंत्री का नाम 120B में एफआईआर में दर्ज हो, उसको तो खुद इस्तीफा दे देना चाहिए था। या अभी भारतीय जनता पार्टी की एक प्रवक्ता कह रही थी कि हम राजनीति बदलने आए हैं। आप राजनीति बदलने आए हो। तिकोनिया थाने का एक हिस्ट्री सीटर
केंद्र का गृह मंत्री बन जाता है, या आप राजनीति बदलने आए हो? आप उसका इतिहास नहीं जानते। 15 दिन पहले वो वीडियो में कहता है कि मुझे सांसद विधायक से अलग भी मैं कुछ हूं, खैर का तस्कर है, वहां का लकड़ी का तस्कर है नेपाल से, और 4 मुकदमे उस पे जो है 302 के हैं। और जिस जज को उसको सजा करनी थी उसके पूरे परिवार को किडनैप करवा लिया था। ये भी सच्चाई वहां पे सामने आई है। गुंडा राज चलता है वहां के गृह मंत्री का। एक ये है। दूसरी बात ये है कि देखिए अभी व्यवस्था पे सवाल उठते हैं। डीजीपी साहब भी यहाँ मौजूद हैं। क्या उत्तर प्रदेश में 302 की हर एफआईआर में इसी तरह का व्यवहार किया जाएगा? क्या वीवीआईपी कल्चर कुछ और है और आम आदमी के लिए कानून कुछ और है? आईपीसी बदल जाती है। तीसरी बात, जिस तरह से आज जो है आशीष मिश्र 2 विधायकों के साथ जाता है, उसकी क्राइम ब्रांच की टीम के सामने पेश होता है, उसके साथ 2 विधायक होते हैं, लीगल एडवाइजर होते हैं। क्या हर 302 के आरोपी को आप लीगल एडवाइजर उपलब्ध कराएंगे? 2 घंटे में पुलिस जाके घर वालों को ठोक पीट के थाने में बैठा के गिरफ्तारी कर देती है। संदीप जी, उत्तर प्रदेश की टेंडेंसी ये है कि जिसके खिलाफ 302 का अपराध दर्ज हुआ है वो पहले जेल जाएगा, फिर उसकी बात सुनी जाएगी। अगली बात जो आपने उठाई 50 एफिडेविट, देखिए घटना केवल 5 मिनट के अंतर की है। शपथ पत्र वहां मान्य होते हैं जहां घटना की दूरी 3 से 4 घंटे के बीच का रास्ता तय करना होता है। 5 मिनट की दूरी घटना स्थल की है। मोबाइल ने कहा, मंत्री ने कहा कि मोबाइल लोकेशन वहीं की है, वो टावर क्षेत्र एक ही है, घटना स्थल का भी और उनके कार्यक्रम स्थल का भी। तो आप लोकेशन के बेस पर अपने आप को जो है आरोपी साबित नहीं होने दे सकते। ऐसा नहीं हो सकता। देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस ने आज तक भी ये नहीं बताया कि उस टावर के दायरे में कितनी दूरी पे उसकी लोकेशन थी। यानी कि मंत्री जी जो है पुख्ता आधार बनाए हुए हैं बेटे को बचाने का। और हमने ये कहा था कि आंदोलन हमारा जारी रहेगा। अगर अंतिम अरदास तक गिरफ्तारी नहीं होती अभियुक्तों की तो हमारा आंदोलन इसके लिए पूरे देश में चलेगा। और हम तो तैयार हैं। हमें पता था न्याय ऐसे नहीं मिलने का। ये बात हमें उस दिन भी पता थी। उस दिन भी पता थी। के लिए कितना ठीक है। संजू वर्मा गंभीर आरोप लगा रहे हैं। 3 मुख्य बातें कही हैं, मैं दोहराऊंगा नहीं, आप रिस्पॉन्ड कीजिए जो धर्मेंद्र मलिक ने आरोप लगाए। संदीप जी, मुझे ताज्जुब इस बात का है कि ये धर्मेंद्र मलिक यहां पर बैठकर कानूनी पाठशाला लेकर बैठ गए हैं और मुझे टिप्पणियां दे रहे हैं। और इनके नेता राकेश टिकैत ये कह रहे हैं कि यदि बीजेपी के कुछ कार्यकर्ता मारे गए तो वो रिएक्शन टू एक्शन था। तो आप यहां पर ना तो आपके पास कोई पॉलिटिकल हाई ग्राउंड है ना मॉरल हाई ग्राउंड है, आपके पास नैतिकता नहीं है धर्मेंद्र मलिक जी कि आप बीजेपी को कोई भाषण दे। मैं आपको आज खुलेआम संदीप चौधरी जी के चैनल पर चुनौती देती। आपने फलाना ढमकी ने वीडियो का जिक्र किया। यदि आप में इतनी हिम्मत है, आपको लगता है कि ये वीडियो ऑथेंटिक है, तो आप प्रमाण स्वरूप इनको पेश कीजिए। किसने आपको रोका है? क्या आप डंके की चोट पर कह सकते हैं कि आशीष मिश्रा उस गाड़ी में थे? क्या आप ये डंके की चोट से कह सकते हैं कि आशीष मिश्रा ने बंदूक से गोलियां चलाई? क्या आप ये कह सकते हैं कि आशीष मिश्रा ने ही उन 3 किसानों को मारा या 4 किसानों को मारा? नहीं, ये काम पुलिस का है ना संजू, ये काम पुलिस का है। पर यही तो सवाल है कि जो मोबाइल लोकेशन, एक सेकंड सुनिए ना, जो 2-3 पॉइंट है आप ही से मुखातिब हूं। मोबाइल लोकेशन में 50 मीटर का अगर अंतर है, मोबाइल लोकेशन के अलावा, 1 मिनट सुनिए, प्लीज सुनिए। जो लॉयर्स जा रहे हैं साथ में हलफनामा लेकर जा रहे हैं 302 के आरोपी के साथ, क्या लॉयर्स और अरे भाई सवाल पूछे जा रहे हैं, जवाब दीजिए ना। आपको वक्त दे रहा हूं मैं किसी का नुमाइंदा नहीं हूं, ना आपका ना किसी और का। धर्मेंद्र मलिक को शर्म नहीं आती जब एक 42 साल के मुकेश सिंह को जिंदा जला दिया आंदोलन जीवियों ने, तब धर्मेंद्र मलिक के मुंह पर दही जम गया था। इन्हीं आंदोलन जीवियों को उत्तर प्रदेश प्रशासन बुलाकर समझौता कराता है, ये मत भूलिएगा। अब आप इतना बौखलाइए मत। मैं नहीं बौखलाता हूं। आंदोलन जीवियों ने बंगाल की एक 26 साल की युवती के साथ फिर विषयांतर होने लगे। अभी लखीमपुर खीरी की बात हो रही है। 1 सेकेंड, एल बनर्जी साहब, जो धर्मेंद्र मलिक सवाल उठा रहे हैं कि आरोपी, मुख्य आरोपी के साथ 302 का मुकदमा जहां कायम हो, वहां लॉयर्स भी जाना, साथ में 2 विधायक जाना, मोबाइल लोकेशन की बात,
आपके पास तो हाई रेजोल्यूशन कैमरास होते हैं, थार में कौन बैठा है कौन नहीं अब तक पुलिस को पता लग गया होगा, वो सॉफ्टवेयर आपके पास हैं। आप लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड भी जीरो इन कर सकते हैं मोबाइल लोकेशन से, जो और गाड़ी में लोग सवार थे मिलान हो सकता है इन सब का। ये तो अब तक हो चुका होगा ना बनर्जी साहब? नहीं साहब, एक दिन में नहीं हो सकता है ये। नहीं, 5 दिन 6 दिन हो गए ना, वीडियो एविडेंस, 5-6 दिन हो जितना वीडियो एविडेंस है इसको अलग अलग करने में, इसको अलग से देखने में समय लगता है। देखिए, आपने एक चीज देखा होगा, कोई भी केस जब सीबीआई टेक ओवर करती है कभी इस प्रकार का प्रेशर नहीं होता है और वो इत्मीनान से अपना काम करते हैं। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, अभी हाल में प्रयागराज में एक घटना हो गई, उसको ये कहा गया कि सस्पेक्टेड सुइसाइड है, पोस्टमार्टम हुआ है, सारी बातें हुई हैं, मगर अभी तक सीबीआई ने ये नहीं डिक्लेयर किया है कि ये सुइसाइड है या होमिसाइड है। उनके पास टाइम है, वो पूरी चीज, सारी चीजों को देख के, सारे एविडेंस को एक के बाद एक रख के तब वो तय करें कि वेदर इट वाज अ सुइसाइड और तो मतलब जल्दबाजी भी ना करें, लेकिन सवाल अपने आप में जायज हैं। 15-15 सेकंड में कमेंट चाहूंगा। रागिनी, आपको लगता है इंसाफ होगा? क्रिस्प कमेंट चाहूंगा। संदीप जी, मैं बहुत ब्रीफली आपसे कहना चाहती हूँ कि एक बहुत ही सुप्रसिद्ध लीगल डिक्टम है, जस्टिस मस्ट नॉट ओनली बी डन, इट मस्ट ऑल्सो सीम टू बी डन। न्याय सिर्फ होना नहीं चाहिए, न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। तो देश के गृह मंत्री अमित शाह जब गृह राज्य मंत्री, जिनका बेटा किसानों को रौंदने में आरोपी है, बुलाकर कहते हैं कि अपनी ड्यूटीज रिज्यूम करिए, कार्य अपना संभालिए, काम करना शुरू करिए, भूल जाइए ये सब पुरानी बातें, तो पूरा बड़ा संदेश क्या चाहता है कि देश का पूरा तंत्र, देश का पूरा महकमा, ठीक गृह है, राज्य संजू, मंत्री इंसाफ होगा, ये भरोसा दिलाएंगी आप? शॉर्ट कमेंट। जी संदीप जी, मैं भी अपना कमेंट बहुत ब्रीफ रखूंगी। मैं सिर्फ ये कहूंगी कि इंसाफ जरूर होगा, चाहे वो आशीष मिश्रा हो या कोई भी हो। देश का कानून हर किसी से बड़ा है, पर यहां पर बैठकर कांग्रेस भाषण ना दे, क्योंकि कांग्रेस के पास कोई नैतिकता नहीं है। प्रियंका वाड्रा को बोलो हनुमानगढ़ में जाए, छत्तीसगढ़ में जाए, जहां दलितों को गोली से तो इंसाफ होना चाहिए, ये एतबार, ये भरोसा दिया जा रहा है, लेकिन सवाल भी उठाए जा रहे हैं। और लोकतंत्र की मजबूती यही होती है कि सवाल जरूर पूछे जाएं और सवालों के जवाब देना प्राथमिक जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होती है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।